नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मिस्टर सी के करण। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपसे बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। देखिए, ये दो तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी एक तो आईएएस मेंस एग्जामिनेशंस में और दूसरा प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं, लेकिन मेंस के क्वेश्चंस चाहे पीसीएस हो या आईएएस हो, उसमें कई बार पूछा गया है। हर 3 साल 4 साल पे एक बार इस सेक्शन से क्वेश्चंस होते हैं। यूं ये जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी यानी फिजिकल ज्योग्राफी का एक सेक्शन है। लेकिन मेरी मानिए तो किसी भी टॉपिक को तैयार करते समय टॉपिक में आपको देखना है कि टॉपिक की मांग क्या है, यानी टॉपिक क्या कहना चाहता है, उसके बारे में लिखिए और जो मेन कोर चीज है उसके बारे में डिस्कस कीजिए। यानी आज यूपीएससी केवल डिमांड करती है हर क्वेश्चंस को 300 से 350 शब्दों में लिखने का मैक्सिमम, क्योंकि हमारे यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में अब 3 तरह के क्वेश्चंस ज्योग्राफी के ऑप्शनल में आने शुरू हुए हैं। एक तो वो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, दूसरा 15 नंबर का क्वेश्चन होता है और तीसरा 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो जो 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं या 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उसकी मांग होती है 250 से 300 शब्दों में। जो 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो 300 से 350 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन ये 150 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। तो इस हिसाब से आइए देखते हैं पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है क्या। देखिए, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीप विस्थापन का अर्थ ही है महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, यानी जिस धरती पे हम हैं ये एक जगह पे स्थिर नहीं है, इसका विस्थापन हो रहा है। आज यहां है तो कल हो सकता है कहीं और होंगे। आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे जो पृथ्वी पे कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। लेकिन ये थियरी कहता है कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये 7 महाद्वीप टूट के अलग अलग हुए हैं। वास्तव में ये बहुत पहले एक ही कॉन्टिनेंट के रूप में थे और उस कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया हुआ करता था और उस पेंजिया के चारों तरफ एक ही महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पैंथालासा। तो पेंजिया टूट गया आंतरिक कारणों से, आंतरिक बलों के कारण इसमें कई टुकड़े हो गए और टुकड़े अलग अलग भागों में स्थानांतरित हो गए, यानी महाद्वीप स्थानांतरित हो गए। इसी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। अब ये थियरी पूरी तरह से क्या कहता है देखते हैं, इसके जिस्ट को देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। आप बहुत सारी चीजों को राइट डाउन करते भी चलिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं, और लास्ट में 30 से 35 मिनट के बाद आपको इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखना होगा, जो 300 से 350 शब्दों में, और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरे ज्योग्राफी में 250 से 300 टॉपिक्स हैं और इसको सिर्फ आपको 250 से 300 शब्दों में ही लिखना है। यूपीएससी की आज की मांग यही है। तो आइए देखते हैं ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, फिगर फर्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये जो आप देख रहे हैं ये यहां से लेकर यहां तक का जो लैंड मास है, ये पूरा एक पेंजिया के रूप में जाना जाता था। ये कॉन्टिनेंटल सारे एक दूसरे से मिले हुए थे। अब ये सम्मिलित पार्ट, ये जो पार्ट है ये पेंजिया था और इस पेंजिया के चारों तरफ ये जो महासागर देख रहे हैं, इस महासागर का नाम पैंथालासा था। हाँ, अब देखिए, पेंजिया में ही सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग रूप में जुड़े हुए थे। जैसे आप यहां देखिए ये अंटार्कटिका है, यहां देखिए ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया, ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ये है यूरोप और एशिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस थियरी में ये कहा गया है कि ये जो अफ्रीका का सबसे दक्षिण वाला पार्ट है, यहां साउथ अफ्रीका के पास वर्तमान में जो डरबन है, ये डरबन के पास अभी आप कह रहे हैं कि डरबन है, लेकिन ये जो था पहले साउथ पोल के पास था, यानी ये खिसक रहा है, यानी इसका ड्रिफ्टिंग हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है।
यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहले पेंजिया था उसका साउथ पोल कहां पे था, तो डरबन के पास था, डरबन, यानी ये नीचे था। ये धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। कहा जाता है पेंजिया का अधिकतर पार्ट साउथ हेमिस्फीयर में था, यानी दक्षिणी गोलार्ध में था। अगर यहां से इक्वेटर पास होता है तो ये मैक्सिमम पार्ट नीचे था। इसको अगर पूरे को आप नीचे कर दीजिए तो ये यहां चला आएगा, और ये सम्मिलित पार्ट को हम पेंजिया कहते हैं। अब देखिए, कहा जाता है वैगनर ने इस थियरी को दिया था 1912 में। उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे जब हम इसके बारे में आउटलाइन बताएंगे। पहले एक समरी देख लीजिए कैसे हुआ है ये थियरी, आगे कैसे बढ़ी है और क्या कहना चाहते थे अल्फ्रेड वैगनर साहब। तो यहां तक देखिए, यहां तक पेंजिया। अब क्या कहना चाहते थे अल्फ्रेड वैगनर साहब? अल्फ्रेड वैगनर साहब का क्या कहना था? उनका कहना था कि आंतरिक कारणों से ये सारे पेंजिया के पार्ट्स अलग अलग हुए हैं। तो जरा देखिए, यहां पे अगर हम देखें कि कार्बोनिफेरस काल तक, यानी वो मानते हैं कि 300 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 30 करोड़ वर्ष पहले तक इसमें किसी तरह का विखंडन नहीं हुआ। यानी इसमें जो ब्रेक हुआ है, इसमें जो दरारें आई हैं, 30 करोड़ वर्ष पहले तक नहीं था, यानी कार्बोनिफेरस काल तक नहीं था, उसके बाद शुरू हुआ है। तो उसके बाद अगर शुरू हुआ तो सबसे पहले यहां दरारें आई, यानी ये नॉर्थ अमेरिका है और ये यूरोप एशिया है। उसके बीचों बीच दरार आई और पेंजिया के दो भाग बन गए। पेंजिया के दो भाग बने, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एशिया, 3 महाद्वीप जो वर्तमान में है, ये लॉरेंसिया कहलाया था, और इसी को हम अंगारा लैंड भी कहते हैं। साउथ के जितने पार्ट्स आप देख रहे हैं, जो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ये इंडिया का पार्ट्स, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी सम्मिलित रूप से गोंडवाना लैंड कहलाते थे, जो बाद में आंतरिक कारणों से और टूटे। अब ये गोंडवाना लैंड्स का पार्ट्स बाद में जाकर कई पार्ट्स में बट गए। इसी से निकल आया साउथ अमेरिका, अफ्रीका अलग हो गया, मेडागास्कर टूट गया, इंडिया ऊपर शिफ्ट हो गया, अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये सारे अलग अलग होके वर्तमान में 7 महाद्वीप के रूप में जाने जाते हैं। तो 7 महाद्वीप में देखिए, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एशिया जिसको यूरेशिया कहते हैं, अफ्रीका, ये इंडिया यहां आ गया, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका। अब ये सारे जो महाद्वीप बने हैं ये पेंजिया के ही पार्ट है, ये तो स्पष्ट है। यानी अल्फ्रेड वैगनर 1912 में इस थियरी को लेकर आए और उन्होंने ये कहा कि ये सारे 7 महाद्वीप पेंजिया के ही टुकड़े हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि पेंजिया के चारों तरफ जो पैंथालासा है उसका क्या हुआ? पैंथालासा है उसका क्या हुआ? तो जरा देखिए, उन्होंने कहा था सबसे पहले देखिए, पेंजिया अगर ये है तो उसके चारों तरफ जो महासागर है वो था पैंथालासा। यहां पे देखिए, मैं लिख देता हूं, ये जो आप महासागर देख रहे हैं इसका नाम था पैंथालासा। अब पैंथालासा का क्या हुआ? तो कहा जाता है एक ही महासागर आज 5 महासागरों के रूप में बट गए हैं। जैसे ये पैसिफिक ओशन माना जाता है पैंथालासा का ही अवशेष है। जब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप और एशिया से अलग हुआ, वेस्ट की तरफ ड्रिफ्टिंग हुआ, तो अटलांटिक ओशियन बीच में आ गया। पानी पैंथालासा का ही था, लेकिन हमने नाम रख दिया अटलांटिक ओशियन। अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडियन ओशियन आ गया, जिसको हमने हिंद महासागर के रूप में, नीचे वाले क्षेत्र को हमने अंटार्कटिक ओशियन नाम दिया है और ऊपर वाले क्षेत्र को हमने आर्कटिक ओशियन, यानी 5 महासागरों का जन्म हुआ। दूसरा, कहा जाता है कि जिस वक्त पैंथालासा हुआ करता था, वैगनर साहब कहते हैं कि एक छोटा सा समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था तैथिस सागर, जो वर्तमान तक, जैसे कहा जाता है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर कहां है? चुरा देखिए, वर्तमान के मैप में यहां पे है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर से लेकर न्यूजीलैंड तक एक छोटा समुद्र हुआ करता था, जो यूरेशिया, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ करता था। अब जरा देखिए, ये तैथिस सागर, यानी ये जिब्राल्टर यहां था और न्यूजीलैंड यहां तक के पार्ट्स को, ये सम्मिलित पार्ट को हमने तैथिस सागर कहा है। यहां पे मैंने लिखा है, इसी को हमने नाम दिया था तैथिस सागर।
ये तेथिस सागर के रूप में कहा जाता है। यानी बहुत दिनों तक ये तेथिस सागर इन दोनों के बीच में था, और ये जो देख रहे हैं आप दक्षिण भारत का पेनिनसुला, सिर्फ पेनिनसुला ही समुद्र के ऊपर आया था। इसके ऊपर जहां अभी हिमालय है वहां तेथिस सागर हुआ करता था। ये जो मैंने सेटिंग किया है ये तेथिस सागर का है। धीरे धीरे ये तेथिस सागर मलबों के जमाव से पाट दिया गया, सेडिमेंट्री रॉक्स वहां पे बन गया, और इसका अवशेष अभी भी है मेडिटेरियन सी के रूप में, यानी भूमध्य सागर के रूप में, ऐसा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में कहा गया है। अब अगर मैं कहूं कि ये महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं तो महाद्वीप के नीचे क्या है जो इसे विस्थापित कर रहा है? तो वैगनर महोदय कहते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये तो फिसल रहा है, लेकिन फिसल किस पे रहा है? तो समुद्र की सतह पे फिसल रहा है। इनका कहना था कि ये समुद्र की सतह पे क्यों फिसल रहा है? क्योंकि समुद्र का सतह चिपचिपा है और वो सीमा का बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम का, और काफी ये मैग्मा के स्टेज में है, विस्कस है, चिपचिपा है, इसलिए ये कॉन्टिनेंट्स इस विस्कस सतह के ऊपर फिसल रहा है। दूसरा कॉन्टिनेंट्स के बारे में वो कहते हैं कि ये सॉलिड है और सियाल का बना हुआ है, सिलिका एल्युमिनियम का बना हुआ है। ये प्राचीन विचारधारा 1912 में दिया गया। वास्तव में आज मॉडर्न थियरी में भी इस बात का जिक्र किया जाता है कि क्रस्ट आपका सियाल का बना हुआ है। सीमा का परिभाषा प्लेट टेक्टोनिक थियरी तक आते आते एस्थेनोस्फीयर में चेंज हो गई, लेकिन उसकी चर्चा हम प्लेट टेक्टोनिक में करेंगे। लेकिन यहां देखिए, उनका कहना था कि सियाल सीमा के ऊपर फिसल रहा है, यानी कॉन्टिनेंट समुद्र के ऊपर फिसल रहा है। लेकिन सवाल होता है कि ये जो फिसल रहा है, ये फोर्स लगा कौन रहा है, और ये फोर्स जिसके कारण ये ड्रिफ्टिंग हुआ, शिफ्टिंग हुआ, उसका कारण क्या है? तो जरा देखिए, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, यहां दो फोर्स का अल्फ्रेड वैगनर चर्चा करते हैं। अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था कि एक फोर्स है जो टाइडल फोर्स है, और दूसरा फोर्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ बॉयंसी। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जिक्र किया है और उत्प्लावकता का बल का जिक्र किया है। एक फोर्स बताते हैं गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावकता का, दूसरा फोर्स बताते हैं ज्वारीय शक्ति यानी टाइडल फोर्स। उनका कहना था कि अगर ये ड्रिफ्टिंग हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, यानी महाद्वीप अगर स्थानांतरित हो रहे हैं, तो दो ही तरफ हो रहे हैं। कुछ पार्ट है जो पश्चिम की तरफ खिसक रहा है। उनका कहना था कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पश्चिम की तरफ, और अटलांटिक ओशियन खुल रहा है, यानी अफ्रीका से साउथ अमेरिका की धरती दूर हो रही है। और दूसरा कहना था कि ये जो साउथ अफ्रीका का पार्ट यहां है, जो पहले यहां था, ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी ये मैक्सिमम जो पार्ट है या तो उत्तर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और कुछ पार्ट वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जो वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है उसके पीछे टाइडल फोर्स है, ज्वारीय शक्ति। अगर आप टाइड्स चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आप जानते होइएगा कि चंद्रमा के कारण या सूर्य के सम्मिलित प्रभाव से टाइड्स आता है। अब सपोज कीजिए हम यहां पे मून है और पृथ्वी अपने एक्सिस पे मूव कर रही है, तो जिधर मूव होती है, जिधर मून होता है, उधर का समुद्र का पानी अपनी तरफ खींचता है, और ये पानी जो यहां खींचा गया उसके जस्ट अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी उतना ही पानी फेंक दिया जाता है। जब पृथ्वी घूमती है तो ये समुद्र की ऊंची उठी जो लहर है, ऊंची उठी जो समुद्र का जो लहर है, वो ईस्ट टू वेस्ट शिफ्ट होता है, और ईस्ट टू वेस्ट अगर ये शिफ्ट होता है, इसका मतलब है ये कॉन्टिनेंट को वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। ये था टाइडल फोर्स। और दूसरा फोर्स आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है कि अगर आप पृथ्वी को लट्टू के समान घुमा दें, तो मुझे बताइए, मैक्सिमम जो पानी है ये इक्वेटर के पास ऐसे फिक्स होना चाहिए, जैसे ये अगर ऐसे मूव कर रही है तो मैक्सिमम पानी ये यहां बीच में आएगा, इक्वेटर की तरफ आएगा, और उत्प्लावकता का बल इसे सेंटर की तरफ धक्का देने की कोशिश करता है, फोर्स करने की कोशिश करता है। तो मैक्सिमम जो साउथ वाले जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, सब नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हुए, या तो नॉर्थ की तरफ या फिर वेस्ट की तरफ। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का जिस्ट यही था, और उनका कहना था कि ये महाद्वीप जो वर्तमान में स्थिर नहीं है, ये शिफ्ट होते रहेंगे और आपकी दुनिया का नक्शा बदलता रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि आज जो 7 कॉन्टिनेंट्स है कल होके 10 ना हो जाए।
हो सकता है 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10, ये टूट टूट के अलग हो रहे हैं। और वास्तव में इसकी सच्चाई आज आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक थियरी में भी दिखती है। लेकिन सवाल यह है कि अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में अगर यह थियरी दिया तो दुनिया ने इनके थियरी को काफी एक्सेप्ट किया। अब इनकी थियरी को अगर एक्सेप्ट किया गया तो उसका कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए। एविडेंस का मतलब होता है अगर आप कोई चीज कहते हैं, चाहे वो कहानी ही क्यों ना हो, लेकिन इसको सच्चाई में लाने के लिए आपको प्रमाण देना पड़ता है। अगर प्रमाण बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो आप उस हाइपोथेसिस को, उस कल्पना को भी काट नहीं सकते। और याद रखिएगा, आपकी हाइपोथेसिस ही कल होके थियरी बन जाती है और उसी को हो सकता है कल होके नोबेल प्राइज मिल जाए। तो वो आपकी किताबों में एक क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है। जैसे आप जानते हैं आइंस्टीन की थियरी E = mc²। इसलिए कोई भी सिद्धांत का उद्भव आपके दिमाग में होता है संकल्पना के रूप में। जब बहुत सारी सच्चाई जुड़ने लगती है उससे तो वो एक थियरी बन जाती है। तो आइए अब देखते हैं उन्होंने प्रमाण क्या क्या कलेक्ट किए थे इस थियरी को समेटने में। तो आइए इस प्रमाण पे चर्चा करते हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। अब जरा देखिए, हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को अल्फ्रेड वैगनर साहब द्वारा दिया गया था 1912 में। लेकिन ऐसा नहीं था कि 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने ही इस थियरी को दिया था। हाँ, इनकी थियरी चर्चा में आ गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 1912 में द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल होना शुरू हो गया था और 1914 से 18 के बीच में इनके थियरी को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं मिला। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, 1924-25 में इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया और काफी प्रमाण इकट्ठे किए थे, जिसकी चर्चा मैं अभी करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने इस चीज का जिक्र किया था कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। एंटोनियो स्नाइडर, पूछा भी जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था? एंटोनियो स्नाइडर ने। एंटोनियो स्नाइडर, तो याद रखिएगा, एंटोनियो स्नाइडर ने सबसे पहले इस थियरी को दिया था। लेकिन बहुत ज्यादा प्रमाण इकट्ठा नहीं कर पाए तो थियरी इनकी आगे नहीं बढ़ पाई थी। उसके बाद एफ बी टेलर याद रखिएगा, जो 1908 में जर्मनी में जब कोयला का वितरण समझ रहे थे तो उसके संदर्भ में उनको शंका हुआ था कि कोयले का वितरण यहां पॉसिबल नहीं है। जर्मनी में मिलना, साइबेरिया में मिलना कोयला संभव नहीं है। और कोयला जब भी पैदा होता है तो ये हाई टेम्परेचर ह्यूमिड क्षेत्र में होता है और ये सब ठंडे क्षेत्र है। तो यहां अगर कोयला बना है, इसका मतलब है ये सारे क्षेत्र पहले हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्र में रहे होंगे, जो शिफ्ट हो गए, स्थानांतरित हो गए। तो इनका बैकग्राउंड थोड़ा लिखना आपको जरूरी है। अब इनके पक्ष में प्रमाण क्या था? अल्फ्रेड वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के फेवर में क्या क्या प्रमाण था? तो जरा देखिए प्रमाण क्या है। सबसे पहला प्रमाण, व्यू इन फेवर ऑफ दिस थियरी, जिग्सॉ इफेक्ट। अब जिग्सॉ इफेक्ट के बारे में आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा। जिग्सॉ इफेक्ट का मतलब है कि सारे कॉन्टिनेंट, जो 7 महाद्वीप आज देख रहे हैं, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और फिलहाल इनको फिर से जोड़ा जा सकता है। अगर इनको एक दूसरे में सेट करेंगे तो कंप्यूटर पे ये एक दूसरे से सेट हो जाते हैं। जिग्सॉ इफेक्ट, यही एक दूसरे में सेट हो जाना। कैसे? तो देखिए, पहले मैंने पैंजिया का ये मैप दिखाया आपको, ये साउथ अमेरिका और वर्तमान में ही साउथ अमेरिका, और ये कहा जाता है पहले फिट था कहां? तो यहां गल्फ ऑफ गिनी में, यानी ब्राजील के उभार को गल्फ ऑफ गिनी में सेट किया जा सकता है। दूसरा जिग्सॉ इफेक्ट जरा देखिए, ये जो पार्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये यूरेशिया से जुड़ा हुआ था, यानी ये नॉर्थ अमेरिका और ये यूरोप का पश्चिमी भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ये सब अलग अलग हुए हैं। इसी तरह से अफ्रीका का ये जो पार्ट इथोपिया लिख रहे हैं, ये उभार जो है ये इंडिया और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। और अंटार्कटिका से ऑस्ट्रेलिया का पार्ट थोड़ा जुड़ा हुआ था, बाद में अलग हुआ है। यानी सब एक दूसरे में फिट किए जा सकते हैं, इसी को हम कहते हैं जिग्सॉ इफेक्ट। अब आते हैं हम दूसरे साक्ष्य पे, कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन।
क्या है कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, इसको समझिए। आज से 30 करोड़ वर्ष पहले की बात हो रही है जब पेंजिया का अस्तित्व था, और यह भी कहा गया था कि हमारे पेंजिया का मैक्सिमम पार्ट्स साउथ हेमिस्फीयर में था, और वर्तमान में जो साउथ पोल है वो डरबन के पास था। इसका मतलब है साउथ अफ्रीका में कंप्लीट ग्लेशिएशन हुआ होगा। यानी कार्बोनिफेरस काल में अगर दक्षिण भारत बहुत नीचे था, यानी साउथ 40 डिग्री साउथ के पास माना जाता है उस वक्त था, तो ग्लेशियर का प्रभाव वहां पे रहा होगा। तो यही है कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, यानी उस समय हिमकरण के प्रभाव क्या मिलते हैं। तो हाँ, देखा गया है कि ये जो साउथ अमेरिका का पार्ट है, साउथ अफ्रीका का पार्ट है, इंडिया का पार्ट और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, इन सब में ग्लेशिएशन का प्रभाव मौजूद है। उस वर्ल्ड के बोल्डर्स, यानी ग्लेशियर के प्रभाव से जो बनते हैं बोल्डर्स, उन सब का पाया जाना इस बात का गवाह है कि उस वक्त ये सारे साउथ में थे, अब धीरे धीरे नॉर्थ में शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा एविडेंस ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है कोई जंतु का क्या फोसिल्स आपको मिला है, क्या जंतु के अभी भी कोई प्रमाण मिले हैं जो इस बात का गवाह देते हैं कि ये सारे पहले एक पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। तो यहां जियोलॉजिकल एविडेंस देते समय आपको 2-3 एनिमल्स का जिक्र करना होगा। यहां पे मैं आपको लिख देता हूं 2-3 एनिमल्स। एक तो लेमिंग, ये लेमिंग एक एनिमल है, इसके बारे में आप जरूर चर्चा कीजिएगा। ये लेमिंग ये जो लेमिंग है, ये फिलहाल कहां है, तो ये स्कैंडिनेविया में है। ये जो देख रहे हैं ये स्कैंडिनेविया में है। ये लेमिंग आज भी पश्चिम की तरफ दौड़ते दौड़ते समुद्र में डूब जाते हैं। इनकी आदत पड़ी हुई है पश्चिम में जाने का, क्योंकि जिस वक्त ये नॉर्थ अमेरिका और स्कैंडिनेविया ग्रीनलैंड के साथ जब जुड़ा हुआ था, तो ये सारे लेमिंग पश्चिम की तरफ भागते थे। आज भी भाग रहे हैं और समुद्र में डूब जाते हैं। तो एक तो आपको लेमिंग का जिक्र करना है। दूसरा एक और एनिमल है जो रेप्टेलियन किस्म का है, उसका जिक्र आपको करना होगा इसमें, और उसका नाम है मेसोसोर्स। ये दूसरा एनिमल्स है, ये पहला है मेसोसोर्स। अब ये एक रेप्टिलियंस है। आप देखेंगे कि जब ये सारे एक थे तो उस वक्त ये सारे यहां पे थे। ये क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ था और ये क्षेत्र इससे, ये पार्ट्स यहां था। तो इस अटलांटिक के कोस्टल रीजन में ये जानवर अभी भी पाया जाता है, यानी इस कोस्टल रीजन में दोनों तरफ ये मेसोसोर्स आज भी उपस्थित पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक और एनिमल्स का जिक्र करना होगा जिसका नाम है लिस्टोसोर्स। ये लिस्टोसोर्स भी एक तरह का रेप्टिलियन है। ये कहां पाया जाता है, तो जरा देखिए। ये अफ्रीका के इस कोस्ट के पास, मेडागास्कर के पास, इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आज भी लिस्टोसोर्स, ये 3 एनिमल्स का जिक्र आपको जूलॉजिकल एविडेंस में करना होगा। अब इसके बाद एविडेंस ऑफ जियोलॉजी में करना होगा। उसके बाद आपको जियोलॉजिकल एविडेंस। जियोलॉजिकल एविडेंस क्या है? कहा जाता है क्या उस समय का कोई ऐसा चट्टान है जिसका साक्ष्य आज भी मौजूद है। कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है पैलियोजोइक एरा में आता है, और पैलियोजोइक एरा 28 करोड़ वर्ष से पिछले 60 करोड़ वर्ष तक एक्सटेंडेड है। इसमें 5 पीरियड आते हैं जिसमें कार्बोनिफेरस। तो जितने भी एविडेंस मैं दे रहा हूं ये सारे पैलियोजोइक एविडेंस ही हैं। इसलिए कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का पैलियोजोइक एविडेंस प्रस्तुत करें, तो ये सारे एविडेंस पैलियोजोइक ईरा के ही हैं। अब जरा देखिए जियोलॉजिकल एविडेंस में क्या है।
जियोलॉजिकल एविडेंस में जरा देखिए, आप जानते हैं कि यहां पे ये जो रीजन है, यहां पे यूनाइटेड किंगडम है, ये यूनाइटेड किंगडम, और यहां पे आयरलैंड का क्षेत्र है। कहा जाता है यहां पे एक माउंटेन है। अगर ये माउंटेन्स आप मिला दीजिए तो ये माउंटेन का एक्सेस दोनों जब मिल जाएंगे तो इस माउंटेन का एक्सेस इससे मिलेगा और इस माउंटेन का एक्सेस इससे मिलेगा। ये दोनों टूटे हैं तब जाके ये अलग अलग हो गए हैं। यानी ये जो माउंटेन है इसको हम कैलिडोनियन माउंटेन कहते हैं, जो पैलियोजोइक एरा में डेवलप्ड हुए थे। तो इस प्राचीन अवशिष्ट पर्वत के एक्सेस को मिलाया जा सकता है। उसी प्रकार आप देखिए यहां पे कैलिडोनियन पैलियोजोइक एरा के दो पर्वत हैं, यहां पे साउथ अफ्रीका में। ये अगर मिलाएं आप तो यहां पे एक पर्वत से मिलेगा जो उरुग्वे में है और अर्जेंटीना में है, ये इससे मिलेगा और ये इससे। यानी पैलियोजोइक प्रमाण में आपको देना होगा कि कुछ कैलिडोनियन माउंटेन और हर्सिनियन माउंटेन है जो अटलांटिक कोस्ट पे हैं, दोनों अगर मिल जाए साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से, तो इनका एक्सेस दोनों मिल सकता है। तो ये जियोलॉजिकल एविडेंस में आपको देना है। अब आइए बॉटनिकल एविडेंस क्या है। बॉटनिकल एविडेंस का मतलब है क्या कोई वनस्पति का साक्ष्य है आपके पास। तो वनस्पति का साक्ष्य क्या है जरा देखिए। इसमें एक खास तरह की वनस्पति है जिसका चर्चा आपको बॉटनिकल एविडेंस में करना होगा, और ये है ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस ये एक वनस्पति है जो ठंडे क्षेत्र में या टेम्परेट रीजन में डेवलप होता है। कहा जाता है ये एक ग्लोसोप्टेरिस जीवाश्म के रूप में अभी भी चट्टानों में दबे हुए पाए गए हैं। इनका जीवाश्म आज भी मौजूद है। कहां कहां तो साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में और ऑस्ट्रेलिया में। ये आज भी इसका प्रमाण देते हैं कि ये मैक्सिमम पार्ट पहले दक्षिणी गोलार्ध के साउथ पोल के करीब हुआ करता था। इस पे भी हिमकरण का प्रभाव रहा है और ये एक स्ट्रेटा के रूप में दबा दिए गए हैं। यानी ये सब प्रमाण इस बात का गवाह है कि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे या स्थानांतरित हुए। उसके अलावा सबसे प्रमुख प्रमाण है कोल डिस्ट्रीब्यूशन, कोयला के वितरण का साक्ष्य। मुझे बताइए कोयला कहां मिलता है। तो कोयला बनता है वनस्पति से, और वनस्पति कौन से, तो झाड़ी जैसे वनस्पति से तो बनेगा नहीं। छोटे बड़े पौधों से हम कोयला नहीं बना सकते। इसके लिए एक बहुत एवरग्रीन फॉरेस्ट चाहिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब मोटे मोटे तने वाले सदाबहार पौधे चाहिए इसके लिए। इसलिए ये जब भी उगता है तो हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिड क्षेत्र में उगता है। लेकिन देखा गया जब अल्फ्रेड वैगनर, जो एक मौसम वैज्ञानिक थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो कोयले का बेल्ट है ये जर्मनी से लेकर पूरे रूस, साइबेरिया तक फैला हुआ है। यानी ठंडे प्रदेश में पाया जाना कोयले का, इवन अलास्का में कोयले का पाया जाना, इस बात का सबूत है कि कभी ना कभी ये ट्रॉपिकल रीजन में रहे होंगे, यानी हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्र में रहे होंगे और आज शिफ्ट होकर वहां चले गए और इनके धरती में कोयले का जमाव पाया जाता है। तो कोयले का वितरण हमारे जो इंडिया में देखिए तो हाई टेम्परेचर वाले बेल्ट में मिलते हैं, नदी घाटी वाले क्षेत्र में मिलते हैं। लेकिन अगर थियरी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से किस प्रकार सर्वोत्तम है उसको मेंशन कीजिए। तो जब आप प्लेट टेक्टोनिक थियरी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। जब 1960 में आया था प्लेट टेक्टोनिक थियरी, जाहिर सी बात है जितनी देरी से जो सिद्धांत पैदा होता है उसमें टेक्निकलिटी उतनी अच्छी होती है, मॉडर्निटी उतनी अच्छी होती है, एक्सेप्टेंस उतना अच्छा होता है। तो वो तो आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ के ही पता चलेगा। तो अब हम देखते हैं क्रिटिसाइज कितने जगहों पे इनको किया गया है। यानी ये था पक्ष में प्रमाण। अब आइए विपक्ष में क्या क्या प्रमाण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के लिए दिया गया।
अब जरा देखिए, ये थियरी अब तक ये बता रहा था कि इसके पक्ष में क्या प्रमाण दिए गए, लेकिन सारे वैज्ञानिक जो भी क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे या मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने इस थियरी के विपक्ष में भी बहुत सारे प्रमाण कलेक्ट किए थे। बहुत सारे विपक्ष में प्रमाण, इसके क्रिटिसाइजर्स बहुत थे। अब क्रिटिसाइजर्स जितने भी थे, उन लोगों ने क्या क्या क्रिटिसिज्म किया, आइए उसको देखते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का क्रिटिसिज्म यहां है। सबसे पहले देखिए, व्यू अगेंस्ट ऑफ दिस थियरी, व्यू अगेंस्ट ऑफ दिस थियरी, जिग्सॉ फिट नॉट परफेक्ट। कहा जाता है कि जो जिग्सॉ फिट है वो परफेक्ट नहीं है। हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में यह कहा गया था कि सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट हो जा सकते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर पे फिट करके देखा गया तो पाया गया कि ये जो अटलांटिक का कोस्ट है, नॉर्थ अमेरिका यूरोप का जो कोस्ट को मिलाया जाता है, ये कोस्ट और ये कोस्ट अगर मिलाया जाए तो इन दोनों के बीच में 200 माइल का गैप बच जाता है। ये जो ब्राजील का उभार है अटलांटिक का, ये गिनी खाड़ी, ये गिनी की खाड़ी में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता और इसमें भी करीब 200 किलोमीटर का फासला बच जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि ये पूरी तरह से फिट नहीं किया जा सकता है। इसका क्रिटिसिज्म का पक्ष में प्रमाण देते हुए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में कहा गया है कि वास्तव में ये दोनों मिल जाते हैं अगर आप कॉन्टिनेंटल सेल्फ को हटा दें। कॉन्टिनेंटल सेल्फ किसी भी कॉन्टिनेंट्स का वह पार्ट्स होता है जो समुद्र का पहला पार्ट होता है। नदियां यहां पे सेडिमेंटेशन करती हैं और जहां तक सेडिमेंटेशन होता है वहां तक के पार्ट्स को कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहा जाता है। बाद में इसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि अगर कॉन्टिनेंटल सेल्फ के पार्ट्स को हटा दिया जाए तो पूरी तरह से ये फिट हो जाता है। तो बहुत जगह पे देखा गया कि बहुत ज्यादा माइल्स का डिफरेंस होता है, इसलिए ये त्रुटिपूर्ण है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट। डायरेक्शन, अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में यह चर्चा किया गया कि डायरेक्शन दो ही दिशाओं में हो सकता है, या तो वेस्ट में होगा या फिर नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर की तरफ होगा। तो मैं कहा गया था कि इक्वेटर की तरफ अगर हो रहा है तो इसका कारण है उत्प्लावकता बल, यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी, और कहा गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ये सारे इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी नॉर्थ की तरफ। वेस्ट की तरफ ड्रिफ्टिंग का कारण बताया गया था टाइडल फोर्स, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो सारे कॉन्टिनेंट, जिसमें से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बेसिकली बहुत तीव्र गति से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन जब पूरे कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को देखा गया तो ये पाया गया कि कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्टिंग सिर्फ इक्वेटर की तरफ ही नहीं हुआ है और सिर्फ वेस्ट की तरफ ही नहीं हुआ है। अगर ऐसा रहता तो सारे कॉन्टिनेंट और मैक्सिमम कॉन्टिनेंट का पार्ट्स इक्वेटर के पास ही जमा हो जाना चाहिए था, जबकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है ये टेम्परेट रीजन में है, यानी 20 से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में मैक्सिमम कॉन्टिनेंटल पार्ट्स पाया जाता है। तो ये भी एक दोषपूर्ण था। इनमें कहा गया था कि डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट सही नहीं। इसी का जिक्र मैंने अभी कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इस थियरी के अनुसार मैंने कहा कि सारे कॉन्टिनेंट्स को इक्वेटर पे जमा हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूशंस भी सही नहीं है। इसके अलावा जो फोर्सेस की बात करते हैं ये बल उपयुक्त नहीं है। जो बल की बात करते हैं, जैसे टाइडल फोर्स की इसमें बात की गई थी, टाइडल फोर्स की बात की गई थी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ बायंसी की बात की गई थी। तो कहा गया था कि टाइड्स की शक्ति इतनी नहीं हो सकती कि किसी कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करा दे, स्थानांतरित करा दे। एज्यूम किया गया था कि अगर टाइडल फोर्स की शक्ति अगर 10,000 गुना भी बढ़ा दिया जाए तो वो सक्षम नहीं है किसी कॉन्टिनेंट्स को मूव कराने के संदर्भ में। तो फोर्स बहुत उपयुक्त नहीं लगता है। वास्तव में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जिस वक्त आई थी उस समय बहुत ज्यादा पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी नहीं थी, सिस्मोग्राफिक नॉलेज भी हमारा नहीं था, सिस्मिक वेव्स बहुत सक्सेस नहीं हुए थे, तो बहुत जानकारी हमारी अधूरी थी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ये एज्यूम किया गया था, तो इसलिए माना जाता है कि ये फोर्स उपयुक्त नहीं है।
टाइम ऑफ ड्रिफ्टिंग का मतलब जो है सो स्थानांतरण का समय उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में यह कहा गया है कि ये पैंजिया कार्बोनिफेरस काल में टूटा, यानी इसमें जो ब्रेक हुआ है वो कार्बोनिफेरस काल में ही शुरू हुआ, उससे पहले नहीं। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है कि कार्बोनिफेरस काल में ही क्यों हुआ, उससे पहले इसमें ब्रेकेज क्यों नहीं आया, इसमें तोड़ फोड़ क्यों नहीं हुआ। इंटरनल फोर्स के कारण अगर टूटा तो कार्बोनिफेरस काल में ही क्यों टूटा है। तो कहा जाता है कि टाइम ऑफ ड्रिफ्टिंग, जो ब्रेकेज है, ड्रिफ्टिंग है, उसी समय क्यों शुरू हुआ, यह भी बहुत उपयुक्त रूप से इस थियरी में समझाया नहीं गया है। दूसरा, होम्स क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को लेके। आर्थर होम्स एक वैज्ञानिक थे और उनका एक थियरी आया था कॉन्वेक्शनल करंट थियरी। वास्तव में ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था। 1928-29 के आसपास इनकी थियरी काफी चर्चा में आ गई थी। इन्होंने कहा था कि जो हमारा ऊपरी भाग है, क्रस्ट है, जो ऊपरी भू प्रॉपर्टी है जिसपे हम रहते हैं, अगर ये फिसल रही है, अगर इसका स्थानांतरण हो रहा है तो इसके पीछे एनर्जी है, नीचे कॉन्वेक्शन एनर्जी चलती है जिसके कारण ये फिसल रहा है, और ये फोर्स ही किसी भी कॉन्टिनेंट्स को स्थानांतरित कराने के लिए जिम्मेदार होता है। तो होम्स ने तो इसे सीधे रूप से खारिज कर दिया कि ये जो फोर्स है इनके द्वारा बताया गया, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। तो होम्स ने इस आधार पर इसको खारिज कर दिया गया। बाद में होम्स के कॉन्वेक्शनल करंट थियरी के आधार पर ही बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक आया, बहुत सारी थियरी है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी अगर कुछ चीजों को एडजस्ट कर लिया जाए तो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थियरी की धरातल ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से ही शुरू होती है। तो इस आधार पर इन सारी चीजों को आपको कंक्लूड कर देना है। ये था आपका क्रिटिसिज्म के साथ ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चीज क्या है? किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको उससे संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस करने पड़ते हैं। आईएएस पीसीएस में जितने सारे क्वेश्चंस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से आए हैं, हम आइए उस पर चर्चा करें और थोड़ा सा डिस्कशन भी करें, ताकि आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाए और आप एग्जाम में नंबर भी 70 से 75% तक लेकर चले आए। तो आइए हम जिक्र करते हैं पूछे गए प्रश्न कौन कौन है। इस क्वेश्चंस को आप देखिए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। इस क्वेश्चंस को आप पढ़िए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी सारे क्वेश्चंस आप यहां देख रहे हैं, जो पढ़ेंगे, जो हिंदी में लिखा हुआ है, ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं, सेम एज इट इज, इसको ट्रांसलेट करके। तो मैं आपको कुछ समय देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चंस को देखें, और अब तक जो भी आपने पढ़ा है ये सारे क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको देखिए जरा। 5 मिनट का 30 सेकेंड का समय आपको मैं देता हूं, इसको देखिए। अब जरा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का पूरा जीवी हिमानी प्रमाण पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। अब यहां देखिए, आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि पूरा जीवी हिमानी प्रमाण और पूरा जीवी क्या है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पैलियोजोइक एरा। तो पैलियोजोइक एरा के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जितना भी एग्जाम्पल लेके आया वो सब पैलियोजोइक एरा का ही था, क्योंकि 28 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक की कहानी पैलियोजोइक एरा में समेटी जाती है, जिसमें 5 पीरियड होते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पीरियड है वो कार्बोनिफेरस पीरियड का ग्लेशिएशन ही है।
जिसके पक्ष में बहुत ज्यादा प्रमाण उन्होंने इकट्ठा किया था, इसलिए इस क्वेश्चंस को पूछा गया है आईएएस के एग्जाम में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो भी क्वेश्चंस आप लिखेंगे वो 300 से 350 शब्द जाते जाते आपको रोक देना है, क्योंकि उससे ज्यादा शब्दों में अब क्वेश्चंस राइटिंग करने ही नहीं होते हैं। ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चंस मैक्सिमम अब 350 वर्ड का आएगा, उससे ज्यादा कोई भी वर्ड्स नहीं होगा। 10 नंबर, 15 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चंस 150 शब्दों में, 15 नंबर के क्वेश्चन 225 शब्दों में, और आपके जो 20 शब्द के हैं वो 350 से 400 शब्दों तक जाते जाते आप छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, पैलियोजोइक ग्लेशिएशन के प्रमाण हमने पक्ष में आपको बताया था कि पैलियोजोइक एरा में 2 चीज संभव हुआ था। एक तो कैलिडोनियन और हर्सिनियन माउंटेन, जो आपने अटलांटिक कोस्ट को मिलाया था, तो आप पीछे बैक कीजिए वीडियो को, समझ में आ जाए। उस वक्त के वो हिमालय के प्रमाण मिलते हैं, उस पर्वत के प्रमाण मिलते हैं। और उसके अलावा हमारा जो डरबन है, ये डरबन जो था पहले क्या था, साउथ पोल था। तो पहले ये नीचे था और धीरे धीरे उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारा दक्षिण भारत है, गोंडवाना लैंड, अफ्रीका का पार्ट्स है, दक्षिण अमेरिका का पार्ट्स है, इसमें ग्लेशिएशन का प्रभाव मिलता है। बोल्डर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे बोल्डर्स हैं, इसकी चर्चा आपको इसमें करना है। और दूसरा, पुराजीवी परमाणु में आपको थोड़ा सा चर्चा कार्बोनिफेरस पीरियड्स में हुए उन सारी चीजों के बारे में करना है। ये एक शॉर्ट नोट्स है जो 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना है। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन है। पैलियोजोइक ईरा में सारे प्रमाण हैं, यानी पैलियोजोइक ईरा के ही हैं, चाहे वो जियोलॉजिकल हो, चाहे वो कार्बोनिफेरस काल के हो, चाहे कोयले का प्रमाण हो, कोयले का वितरण हो, सब पैलियोजोइक ईरा से ही संबंधित है। तो आपको अब उसमें ढूंढना है ग्लेशियर का प्रभाव, जिसको 150 से 200 शब्दों में लिखकर कंक्लूड कर देना है। एक ही प्रमाण हो, 2 ही प्रमाण हो, लेकिन आपको लिखना है। एग्जामिनर जानना चाहता है कि इसे ये चीज पता है या नहीं। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब आइए जरा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए एवं पक्ष एवं विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए। ये बहुत इजी है। आपको कॉन्साइज चर्चा करना है कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या है, आप बता दीजिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को वैगनर साहब ने दिया था, 1912 में दिया था। उनके अनुसार आज से 20 करोड़ वर्ष पहले एक पैंजिया हुआ करता था, जो एक ही महाद्वीप था, उसके चारों तरफ पैंथालासा हुआ करता था। ये कार्बोनिफेरस काल में टूट गए, अलग अलग भागों में विस्थापित हो गए। और फोर्स, इसके लिए जो बल कार्य करता था वो ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण तथा उत्प्लावकता का बल। इसके अलावा आपको लिखना है कि जो भी पार्ट्स टूटे उसमें नॉर्थ का पार्ट अलग हुआ और साउथ का पार्ट। नॉर्थ का पार्ट लॉरेंसिया के रूप में जाना गया, साउथ का पार्ट गोंडवाना लैंड के रूप में जाना गया। वास्तव में इन दोनों के बीच में एक छोटे छोटे समुद्र का विकास हुआ था। इनमें सबसे बड़ा समुद्र तिथि सागर हुआ करता था, जो जिब्राल्टर से लेकर न्यूजीलैंड तक विस्तृत था। इसके बाद आपको इसके पक्ष में प्रमाण देने हैं, जो 6-7 प्रमाण हमने इकट्ठे किए थे, जो पीछे आपको बताया गया है इस वीडियो में, वो देना है। और उसके बाद इसको विपक्ष के साथ कंक्लूड करना है। आपको ये भी देना है, आज तक इन थियरी की प्रासंगिकता इसलिए बनी हुई है क्योंकि सबसे मॉडर्न थियरी प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, उसका आधार ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, जो आज भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपको कंक्लूड कर देना है 300 से 400 शब्दों में। इसके अलावा देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की परिसीमाओं का विवेचन कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत उससे उत्कृष्ट है। तो मैंने अभी कहा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में क्या कमियां थी और मॉडर्न युग तक आते आते हमने क्या क्या रिसर्च किए हैं और वो कैसे उससे अच्छा माना जाता है। तो इसकी विवेचना प्लेट टेक्टोनिक थियरी को पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। इसके अलावा यहां देखिए, ए वैगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। समालोचनात्मक का मतलब होता है कि आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में संतुलन बनाते हुए इसकी व्याख्या कर देनी है। यानी सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं करना है और सिर्फ इसका सपोर्ट ही नहीं करना है, आपको दोनों को मिला जुला के एक कंक्लूजन देना है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, ये तो मेंस के क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे गए हैं। और याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पीसीएस के, उत्तर प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश के पीसीएस,
इन सब जितने भी पीसेस हैं उनके मेंस में भी पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिए। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 4-5 क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्या? तो पहला अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को किसके द्वारा दिया गया था सर्वप्रथम, तो याद रखिएगा 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने इसकी चर्चा की थी। और अगर पूछा जाए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी मिलान करने के लिए कौन से सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था जो चर्चा में आया, तो वो था अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने काफी पक्ष में प्रमाण इकट्ठे किए थे। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि पैंजिया में विभंजन किस काल में हुआ था, तो आपको आंसर देना है कार्बोनिफेरस काल में, कार्बोनिफेरस काल में। दूसरा आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में जो प्रशांत महासागर है वो कौन से प्राचीन महासागर का अवशेष है, तो यह है प्राचीन पैंथालासा का अवशेष। दूसरा कहा जाता है कि इनमें से कौन सा सागर तेथिस सागर का अवशेष है, तो भूमध्य सागर, जो अभी भी अफ्रीका और यूरोप के बीच में अवस्थित है, धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। तो ये सारे चीज आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। धन्यवाद। तो यहां तक का क्वेश्चंस और आंसर समझने के बाद आप पूरी तरह से इसको राइट डाउन कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें वास्तव में कुछ भी नहीं छूटा है। और अगर आपने सिर्फ इस वीडियो के सहारे अपने नोट्स को बना लिए और बार बार इसको देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। धन्यवाद।